सो कल हमने है ना आरएल सर्किट डिस्कस किया था। तो आरएल सर्किट में एक मैंने आपको एग्जांपल करवा दिया था, फेजर डायग्राम ड्रॉ करवा दिया था, उसका इम्पीडेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो बता दिया था। अब आरएल सर्किट के अंदर वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर, वो कहलाती है क्वालिटी फैक्टर ऑफ इंडक्टर और क्यू फैक्टर ऑफ इंडक्टर। दोनों में से आप कुछ भी बोल दीजिए, क्वालिटी फैक्टर बोल दीजिए या क्यू फैक्टर बोल दीजिए। क्या है क्यू फैक्टर? देखिए, तो जब मैंने आपको केवल इंडक्टर का बिहेवियर डिस्कस किया था, तब ये बताया था प्योर इंडक्टर जो है पावर कंज्यूम नहीं करता है। लेकिन ये चौक कोईल है, अपनी ट्यूबलाइट में चौक कोईल लगती है, वो पावर कंज्यूम करती है। तो पावर कंज्यूम जो होता है वो रेजिस्टेंस के कारण होता है। तो क्या लिखा हुआ है? एवरी इंडक्टर possesses a स्मॉल रेजिस्टेंस इन एडिशन टू इट्स इंडक्टेंस। हर कॉइल के अंदर, हर इंडक्टर के अंदर उसके इंडक्टेंस के साथ एक रेजिस्टेंस भी होता है। जो वाइंडिंग जो हम करेंगे ना कॉइल बनाते समय, तो कॉइल का खुद का भी रेजिस्टेंस होता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखी है? द लोअर द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस आर, द बेटर द क्वालिटी ऑफ द कॉइल। ये मैंने आपको जब रेजोनेंस करवाया था ई 205 में, तब भी हमने क्वालिटी फैक्टर डिस्कस किया था इंडक्टर का और कैपेसिटर का अलग अलग। डेरिवेशन हम यहाँ नहीं करेंगे, डेरिवेशन हमने सर्किट में कर ली थी। यहाँ केवल इसका कॉन्सेप्ट बताएंगे कि जो कॉइल है, उस कॉइल में जितना कम रेजिस्टेंस होगा, वो कॉइल उतनी अच्छी होगी, उसका क्वालिटी फैक्टर उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। तो एक बेटर कॉइल के लिए, एक अच्छे कॉइल के लिए उस रेजिस्टेंस का मान कम से कम होना चाहिए। ठीक है। सो द क्वालिटी फैक्टर और द क्यू फैक्टर ऑफ इंडक्टर एट द ओपनिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज डिफाइंड द रेशियो ऑफ रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल टू इट्स रेजिस्टेंस। क्या होता है क्यू फैक्टर? क्यू फैक्टर का एनर्जी की टर्म में डेफिनेशन होती है क्यू फैक्टर इक्वल टू 2 into पाई एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर अपॉन एनर्जी डिसिपेशन पर साइकिल। ये डेफिनेशन एनर्जी के टर्म्स के अंदर मैंने आपको 205 पे करवा दिया था। ठीक है। सेम डेफिनेशन है, चाहे 205 में पढ़ी है चाहे 203 में पढ़ी है, कोई अलग अलग डेफिनेशन नहीं होगी। विच इज इक्वल टू ओमेगा एल अपॉन आर। ये इंपॉर्टेंट, दिस इज ओमेगा एल अपॉन आर, दिस इज क्यू फैक्टर। जहाँ पे एल है उस कॉइल का इफेक्टिव इंडक्टेंस, यूनिट क्या होगी उसकी? हेनरी होगी। मैं ले लेता हूँ। तो एल है इसका इफेक्टिव इंडक्टेंस, यूनिट क्या होगी इसकी? हेनरी। आर कॉइल का रेजिस्टेंस, और यूनिट कितनी होगी उसकी? ओम। ठीक है। ओमेगा एल की यूनिट भी ओम है, आर की यूनिट भी ओम है। इसका मतलब ये है कि जो क्यू जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी, उसकी कोई भी इकाई नहीं होगी। क्यू फैक्टर हो सकता है कॉइल का 5 है, 8 है, 10 है। तो जितना ज्यादा क्यू फैक्टर का मान होगा ना, वो कॉइल उतनी ज्यादा अच्छी होगी। क्यू फैक्टर का मान ज्यादा कब होगा? देखिए ज्यादा कब होगा? जब ये आर का मान कम होगा। तो जितना रेजिस्टेंस का मान कम होगा, उस कॉइल का क्वालिटी फैक्टर उतना ही ज्यादा होगा। तो डिजाइन करते समय ये ध्यान रखा जाता है कि कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो कम से कम हो। क्यों? क्योंकि फिजिकली इंटरप्रिटेशन भी अब देखिए, जितना कम रेजिस्टेंस होगा ना, वो कॉइल उतनी ही कम पावर कंज्यूम करेगी, गर्म कम होगी। प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर का पावर कंजम्पशन जीरो होता है, लेकिन फिर भी जो चौक कॉइल लगाते हैं उसमें पावर कंजम्पशन होता है, वो पावर कंजम्पशन इस रेजिस्टेंस से। समझ में आ गया क्यू फैक्टर? तो क्यू फैक्टर यदि निकालने के लिए न्यूमेरिकल लगाता है, तो ओमेगा एल अपॉन आर से निकाल लीजिए, इस फॉर्म से निकाल लीजिए। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई, दिस इज इक्वल टू, और इसको डिफाइन करते हैं अपन, दिस इज इक्वल टू 2 पाई एफ 2 into पाई into एफ into एल, 2 पाई एफ एल डिवाइडेड बाई
2 पाई एफ एल डिवाइडेड बाई यो, ठीक है। दिस इज द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द कॉइल। समझ में आगे, चले आगे। ओके, नाउ वी डिस्कस द कंपोनेंट ऑफ द करंट विच कंज्यूम्स द पावर। जो सिलेबस में आपकी टॉपिक है, दो कंपोनेंट होंगे करंट के, देखिए इसको ढंग से समझ लीजिए, ये पावर के कॉन्सेप्ट को आगे भी आपके काम में आएगा ये, ठीक है। एक मिनट, ये देखिए, इन एसी सर्किट वेरियस पावर कैन बी क्लासिफाइड एज रियल और एक्टिव पावर और एवरेज पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर। तीन टाइप की पावर होती है, वास्तविक शक्ति, आभास शक्ति और एपरेंट पावर। तीन टाइप की पावर होती है, इन तीन टाइप की पावर को हम अलग अलग डिफाइन करेंगे और इसका सिंबल अलग अलग। सो जो एक्टिव पावर है, दिस इज डिनोटेड बाय टर्म पी। रिएक्टिव पावर है, दिस इज डिफाइंड बाय क्यू। एपरेंट पावर डिफाइंड बाय एस, ठीक है। तीन पावर है, रियल पावर वास्तविक शक्ति जिसको कि हम पी से डिनोट करते हैं, रिएक्टिव पावर क्यू से डिनोट करते हैं, एपरेंट पावर एस से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट होती है किलोवाट, इसकी यूनिट होती है केवीएआर, रिएक्टिव किलो वोल्ट, केवीएआर इसकी यूनिट होगी, और इसकी यूनिट होगी आपके केवीए, किलो वोल्ट एम्पियर। इसकी यूनिट किलो वोल्ट एम्पियर, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। इसकी यूनिट दोबारा मैं लिख देता हूं, ओके। इसको मैं डिनोट करता हूं पी से, यूनिट होगी इसकी किलोवाट, इसको डिनोट करता हूं मैं क्यू से, यूनिट होती है इसकी रिएक्टिव किलो वोल्ट एम्पियर, केवीएआर। और इसकी यूनिट होती है, डिनोट करता हूं एस से, इसकी यूनिट होती है किलो वोल्ट एम्पियर। तो रिएक्टिव पावर, रियल पावर को डिनोट करेंगे पी से, रिएक्टिव पावर को डिनोट करेंगे क्यू से, एपरेंट पावर को एस से। सो the real or active power in an AC circuit is the power that does useful work in the circuit. रिएक्टिव पावर वो पावर होती है जो सर्किट के अंदर यूजफुल वर्क करती है, जो काम की पावर है, जो अपना बिजली का खर्चा आता है वो इससे आता है, ठीक है। रिएक्टिव पावर जो होती है पावर थ्रू एसी सर्किट, कोई काम नहीं करती है, यूजलेस पावर होती है, इसको यूजलेस कंपोनेंट भी बोलते हैं, वॉटलेस कंपोनेंट भी बोलते हैं, ठीक है। और apparent power is the total power in the AC circuit, vector addition of P and Q is S। तो S बराबर होता है P प्लस जे क्यू, क्योंकि ये जो Q है वो रिएक्टिव पावर होती है, ठीक है। तो इसका यदि हम देखें तो S बराबर P प्लस जे क्यू, ये रिलेशन होता है S बराबर P प्लस जे, ओके। तो ये जो है रियल पावर
और एक्टिव पावर, इसके दो करंट के दो कंपोनेंट कारण होता है। सपोज कीजिए ये फेजर डायग्राम है, पावर करंट कंपोनेंट ऑफ पावर, ये वोल्टेज V है और ये करंट I है, ठीक है, और ये पावर फैक्टर ट्रायंगल फाई है। तो इस I के दो कंपोनेंट होंगे, एक ये जो वोल्टेज साथ कंपोनेंट होगा वो तो होता है I cos फाई, और जो वोल्टेज के 90 डिग्री होता है वो होता है I sin फाई, ठीक है। तो I cos फाई इज नोन एज द एक्टिव कंपोनेंट, जो एक्टिव कंपोनेंट, और ये जो I sin फाई होता है ये कहलाता है रिएक्टिव कंपोनेंट। तो एक्टिव कंपोनेंट होगा I cos फाई, ये V के साथ है ना ये, ठीक है। तो ये पावर हो जाएगी एक्टिव पावर, एक्टिव पावर के साथ हो जाएगा आपके पावर कितनी हो जाएगी, एक्टिव पावर P इक्वल टू वी आई कॉस फाइव, कॉस फाइव, पी एच आई कॉस फाइव, ठीक है। और रिएक्टिव कंपोनेंट जो होगा वो होगा Q इक्वल टू वी आई साइन फाइव, ठीक है। तो वी आई साइन फाइव, क्यों आई साइन फाइव ये कंपोनेंट है रिएक्टिव कंपोनेंट, तो वी से मल्टीप्लाई कर दिया, रिएक्टिव पावर आ जाएगी Q, और P बराबर वी आई कॉस फाइव एक्टिव पावर। तो करंट के दो कंपोनेंट होते हैं, आई कॉस फाइव और आई साइन फाइव। आगे समझ में ये। अब इसको ट्राइंगल के ऊपर कैसे हम प्रदर्शित करें, इसको ट्राइंगल के ऊपर हम कैसे प्रदर्शित करें, ये दो कंपोनेंट हो गए आपके, इसको ट्राइंगल पे कैसे प्रदर्शित कर दीजिए, विच इज नोन एज द पावर ट्राइंगल। सो द रियल पावर, the power due to active component of current is called as the active power or real power. एक्टिव कंपोनेंट क्या था, I cos फाइव, एक्टिव कंपोनेंट क्या है हमारा, I cos फाइव, ठीक है। तो इसके कारण जो पावर आएगी वो कहलाएगी एक्टिव पावर, और रियल पावर और उसकी यूनिट होती है किलोवाट, यूनिट क्या होगी किलोवाट, छोटी यूनिट हो जाएगी उसकी वाट। तो इसको हम इट इज डिवाइडेड बाय पी, डिवाइड किससे करेंगे पी से, तो पी इक्वल टू वी इंटू आई कॉस फाइव, या इसको आई स्क्वायर आर कॉस फाइव भी हम कह सकते हैं। तो रियल पावर जो है वो यूजफुल पावर है, इट इज पावर कंज्यूम्ड बाय द रेजिस्टेंस और लोड, इसकी यूनिट क्या होगी वाट होगी, यूनिट ऑफ रियल पावर इज वाट, बड़ी यूनिट हो जाएगी किलोवाट। यदि वाट लेंगे तो क्यू को रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर में बोलेंगे और एस को वोल्ट एम्पियर में बोलेंगे। सेकंड इज रिएक्टिव पावर, द पावर ड्यू टू रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ द करंट इज कॉल्ड द रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव कंपोनेंट कौन सा होगा करंट का, आई साइन फाइव, एक्टिव कंपोनेंट आई कॉस फाइव, और रिएक्टिव पावर आई साइन फाइव, ठीक है। सो Q इक्वल टू V इंटू आई साइन फाइव, विच इज इक्वल टू आई स्क्वायर एक्स एल साइन फाइव कर सकते हैं। तो रिएक्टिव पावर डज नॉट डू एनी यूजफुल वर्क, रिएक्टिव पावर कुछ भी काम नहीं करती है, ये केवल और केवल सर्किट के पावर फैक्टर को प्रभावित करती है। और ये जो पावर है एक क्लास में दोनों आता था, वो तो फिर भाई वो तो ये जो पावर है ये कोई काम नहीं करती है, तो इट इज अ सर्कुलेटिंग पावर इन इंडक्टर एंड कैपेसिटर कंपोनेंट। ये जो पावर है इंडक्टर कैपेसिटर में फ्लो होती रहती है, कोई काम नहीं करती। तो द यूनिट ऑफ दिस इज वोल्ट एम्पियर, रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर, जिसको हम बोलते हैं वी। और थर्ड पावर इज द एपरेंट पावर, जिसको कि हम बोलते हैं एस। सो एपरेंट पावर टोटल पावर इन द सर्किट डिवाइडेड बाय एस, एस इक्वल होता है वी इंटू आई, या आई स्क्वायर जेड, और एस इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। क्यों एस बराबर मैंने आपको बताया था, यदि फेजर नोटेशन में अपन लिखेंगे तो होगा एस बराबर पी प्लस जे क्यू। एस बराबर क्या बताया था, पी प्लस जे क्यू। तो इसका जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो हो जाएगा एस इक्वल टू
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का अंडर रूट। द यूनिट ऑफ अपरेंट पावर इज नोन एज द वोल्ट एम्पियर। ज्यादा पावर लेंगे तो किलो वोल्ट एम्पियर हो जाएगा। तो इन तीनों को लेके हम बनाएंगे इंपेडेंस ट्राइंगल, और इंपेडेंस ट्राइंगल से बनेगा पावर ट्राइंगल। ये आपको ध्यान रखना है कि पावर ट्राइंगल इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो पावर ट्राइंगल, तो फ्रॉम द इंपेडेंस ट्राइंगल अनदर ट्राइंगल कॉल्ड द पावर ट्राइंगल कैन बी डेराइव्ड। देखिए इंपेडेंस ट्राइंगल, दिस इज इंपेडेंस ट्राइंगल, ठीक है। इंपेडेंस ट्राइंगल, जिसमें ये आर है रेजिस्टेंस, ये एक्स एल है, और ये जेड है इंपीडेंस, और ये पावर फैक्टर एंगल फाई है। ये कल बताया था आपको मैंने। इस पूरे को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया आई स्क्वायर से, ठीक है। इसको आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया आई स्क्वायर आर, ये होगा आई स्क्वायर एक्सएल, और ये होगा आई स्क्वायर जेड। ओके, आई स्क्वायर आर है पी, रियल पावर, दिस इज रियल पावर। आई स्क्वायर एक्सएल ये होगा क्यू, ये क्या लगेगा रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर। और ये हो जाएगा आई स्क्वायर जेड, ये आई स्क्वायर जेड मेरा, दिस इज एस, ये क्या लगेगा टोटल पावर। टोटल पावर, तो P, Q और S ये तीन पावर है, ये रियल पावर होएगा। तो कॉस फाई क्या होगा P बाई एस। पावर फैक्टर यदि आपको निकालना है इसमें, ठीक है, तो कैसे निकलेगा पावर फैक्टर। पावर फैक्टर इक्वल टू P डिवाइडेड बाई S, दिस इज पावर फैक्टर। P बाई S पावर फैक्टर हो जाएगा कॉस फाई, ठीक है। So the power triangle is a right angle triangle with P and Q as two sided as the hypotenuse, मतलब कर्ण। तो P तो होगा इसमें आधार पावर ट्राइंगल के अंदर, Q होगा इसका लंब, और S होगा इसका कर्ण। और इन दोनों के बीच का जो कोण होगा वो कहलाएगा फाई, पावर फैक्टर एंगल। तो ये जो पावर ट्राइंगल है ये हमको डिफरेंट डिफरेंट पावर के बारे में बताता है, ठीक है। क्या क्या बताता है, ये बताता है। सो एपरेंट पावर एस इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, जैसे मैंने आपको बताया था। तो पावर फैक्टर cos फाई बराबर, ये गलत लिख दिया, तो cos फाई बराबर गलत है, दिस इज रॉन्ग, थोड़ी गलती है यहाँ पर। वो होगा P अपॉन एस पावर फैक्टर cos टेन फाइव बराबर होगा ये तो ना, टेन फाइव नहीं होगा, सो दिस इज रॉन्ग। इसको मैं काट देता हूँ, ये पूरा ही गलत है। तो cos फाइव बराबर होगा आपके, cos फाइव बराबर होगा P डिवाइड बाई एस, ठीक है। या ऐसा बंद करें, ऐसा लिख लें इसको, एक्टिव रियल पावर तो रियल लिख दो, चलो रियल पावर डिवाइडेड बाई टोटल पावर। दिस इज P, the total power S, तो दिस इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई S, ये होगा आपके cos फाइव पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर किसी प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं अपन इसमें इस तरह से। सो पावर फैक्टर कोसाइन ऑफ एंगल वी एंड आई, रेजिस्टेंस अपॉन इम्पीडेंस R बाई जेड, या रियल पावर अपॉन अपरेंट पावर। यहाँ इसने सही लिखा हुआ, ये लास्ट वाला जो फॉर्मूला पावर निकालने का, ये इसने यहाँ पे सही लिखा हुआ है। तो पावर फैक्टर किसी प्रकार से निकाल सकते हो आप, या तो R बाई जेड से निकाल लीजिए, या आप इस फॉर्मूले से निकाल लीजिए, रियल पावर अपॉन
एपरेंट पावर। क्या रहेगा ये? दिस इज इक्वल टू P अपॉन S। P divided by, this is equal to P divided by S। रियल पावर अपॉन एपरेंट पावर, ये हो जाएगा आपके पावर फैक्टर। ये समझ में आ गया भैया? अमित, यस सर। यस सर। थोड़ा जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। यस सर। ओके, और कौन कौन है? विकास, रितेश मील, हाँ सर। समझ में आ गया? मनभावन, यस सर, आ गया। ठीक है ना? और कोई दिक्कत विक्कत हो तो बता देना भाई। बंद देना क्लास फिर। ठीक है, क्लास बंद करता हूँ मैं आज की तो। ठीक है सर। ओके।